जय हिंद दोस्तों। आज जो है मैं आप लोगों के सामने जो 2001 में जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था उस सेट को लेकर हाजिर हुई। इसका यह पार्ट 1 है दोस्तों। तो इसका भी 3 पार्ट आएगा। तो पार्ट 1 में 50 प्रश्न है। तो इसी प्रकार क्रमशः जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी जो है आपका 50-50 प्रश्न लिए जाएंगे। तो चलिए 2001 में जो प्रश्न पूछा गया था पीटी में, उसके पहला प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि चंबल नदी किन 2 राज्यों से होकर बहती है। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व बिहार, या गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। तो इन 3 जगहों से जो है, यानी इन 3 राज्यों से होकर के जो है आपका चंबल नदी जो है गुजरती है। इसका उद्गम स्थल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मऊ के समीप स्थित जाना पाव की पहाड़ियों में से, यानी ये जाना पाव की पहाड़ियाँ जो है इसका उद्गम स्थल है। और इसकी यानी लंबाई की हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी लंबाई जो है कितनी है, तो आपका 1050 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और यह चंबल नदी जो है देश का यानी सबसे जो कहिए गहरे खड्डों वाली जो है, यानी गहरे खड्डों का निर्माण करती है यह चंबल नदी। यानी देश में सबसे ज़्यादा गहरे खड्डे वाले निर्माण करने वाली अगर कोई नदी है तो वह कौन है, चंबल नदी। तो चंबल की पहाड़ियाँ भी आपने सुनी होगी, जहाँ की फूलन देवी और उनका जो गुट है डाकुओं का, या उसके अलावा भी बहुत सारे डाकू जो है उस जगह निवास करते हैं। क्योंकि वह कैसा स्थान है दोस्तों, तो पहाड़ी नुमा, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वहाँ, यानी वहाँ का स्थल ही ऐसा है कि वहाँ कोई भी छुप करके बैठ सकता है और किसी पर भी जो है आक्रमण कर सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भूमि से चारों ओर बद्ध निम्न में से कौन सा राज्य है। तो कौन सा है दोस्तों, गुजरात है कि आंध्र प्रदेश है कि बिहार है कि बंगाल है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं गुजरात जो है अरब सागर में स्थित है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अपना बिहार जो है यह क्या है दोस्तों, तो चारों ओर से क्या है, तो लैंडलॉक जो है स्टेट है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। तो किस राज्य के साथ है दोस्तों, तो आपका पश्चिम बंगाल के साथ जो है बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो कौन सा राज्य आता है दोस्तों, तो बिहार जो है अपना यह डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा और 5वां प्रश्न है यह कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो कौन सा है दोस्तों, तो नारकोंडम और बैरन जो है आपका यह जो है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो आप इसको निश्चित रूप से याद रखिए, क्योंकि ये भारत में इकलौते हैं दोनों दोस्तों, नारकोंडम और बैरन। तो इससे प्रश्न जोड़ करके पूछा जाता है। अगला है कि किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है। तो दोस्तों 4 मिनट के अंतर में रहता है। अगर आप जैसे ये पृथ्वी है तो आपका ये भूमध्य रेखा है, और ये अक्षांश यानी ये अक्षांश रेखा इसको कहिए भूमध्य रेखा को, और ये देशांतर रेखा। तो आपका इस भाग में जब जाओगे तो 4 मिनट जो है बढ़ेगा, और इस भाग में जाओगे तो 4 माइनस आपका यानी -4 होगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भारत के मानक समय की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यह जो है पूर्वी देशांतर भारत का क्या है, मानक समय हो गया दोस्तों। और यह जो है कहाँ से गुजरती है दोस्तों, भारत से। तो यह एक काल्पनिक रेखा है, इसको सबसे पहले जान लीजिए। और दोस्तों यह इलाहाबाद के जो है नैनी के पास स्थान है इलाहाबाद में, उसके पास से होकर के गुजरती है। और ग्रीनविच समय से यह कितना है दोस्तों, तो 5.5 घंटा जो है यह आगे है। ग्रीनविच कहाँ है दोस्तों, तो लंदन में है। तो यह भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा।
किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है दोस्तों? तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये 8 राज्यों में जो है आपका यानी उड़ीसा जो है इसको जो है कर्क रेखा दो भागों से नहीं काटती है। बाकी जितने भी राज्य सबको लगभग दो भागों में काटती है। तो यह जो भारत के 8 राज्य में दोस्तों राजस्थान हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम जो क्या हो जाएगा, पूर्वी भारत का हिस्सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब रहती है दोस्तों? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को रहती है। तो 3 जनवरी को क्या रहता है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उपसौर। उपसौर कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी जो है हमारी ये सूर्य है और पृथ्वी जो है अर्धवृत्ताकार इस तरह से जो है आपका चक्कर काटती है। तो जब पृथ्वी हमारा इस तरह से यहाँ आती है तो यह क्या हो जा रहा है, सूर्य के ये नज़दीक हो जा रही है। और फिर इस तरह जब चक्कर काटती है तो यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ दूरी अधिक होता है और यहाँ क्या होता है, दूरी यहाँ कम होता है। तो ये कौन सा दिन होता है दोस्तों? तो 3 जनवरी को होता है। इसको क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। और इस दिन पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी होती है दोस्तों? तो 14.73 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है। तो न्यूनतम दूरी के बाद दोस्तों अधिकतम दूरी भी पूछा गया है। तो सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते वक्त जो है 4 जुलाई को जो है दोस्तों पृथ्वी की से सबसे यानी सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूरी में रहती है। तो कितनी दूरी पर रहती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें जो है आपका सूर्योच्च कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उपसौर अपसौर भी कहा जाता है, अपसौर इसको कह सकते हैं दोस्तों। चलिए ये कथन और कारण है। कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये तो हो गया कथन दोस्तों। कारण है कि यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है। तो अब कथन और कारण हम लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, दोनों अ और ब सत्य है, लेकिन ब अ का कारण नहीं है। यानी ये भी सत्य है कथन भी कि कपास की खेती के लिए भारत में काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, और यह भी सत्य है ब कि यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है, किंतु यह इसका कारण नहीं है। मतलब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं बता रहा है कथन और कारण। चलिए अगला प्रश्न भी उसी तरह का है दोस्तों। कथन कारण आजकल बीपीएससी बहुत पूछ रहा है, तो इसको ये प्रश्न ऐसा होता है कि ये थोड़ा टाइम लेता ही है, तो इसको बहुत सावधानी से बनाने की आवश्यकता है। तो कथन देखते हैं क्या है दोस्तों। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। कारण क्या है कि अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। तो ये दोनों ही दोस्तों अ और ब सत्य है, और ब अ का कारण भी है। यानी कि आपका ब जो है अ का कारण, यानी अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी भाग की अपेक्षा कम वर्षा होती है। तो ये कारण हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या है महत्वपूर्ण उद्देश्य दोस्तों? तो कुल जैव विविधता का संरक्षण करना जो है जैव क्षेत्रीय भंडारों का यानी भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है कि किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश से जो है बिहार में गंडक की ये जो गंडक की परियोजना की साझेदारी है, क्योंकि गंडक जो है हमारे बिहार में उत्तर प्रदेश से ही प्रवेश करती है। तो उसके साथ ही जो है यह साझेदारी है दोस्तों। तो यानी गंडक परियोजना जो है बिहार की दूसरी नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। यह बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की जो है यह संयुक्त रूप से बनी परियोजना है दोस्तों। इसके अंतर्गत जो है यानी इस नदी पर जो है वाल्मीकि नगर के निकट जो है एक बैराज निर्मित किया गया है और 2 नहरें भी निकाली गई हैं, नहरें। तो यह भी अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहान ने किसके काल में भारत की यात्रा की। तो दोस्तों किसके काल में यात्रा की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान जो है क्या हुआ, जो है भारत की यात्रा किया था। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती है। दोस्तों जातक कथाओं का चित्रण करती है अजंता की चित्रकारी। इसमें जो है बुद्ध के जो है पूर्व जन्म यानी पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, और वही जो है आपका अजंता की चित्रकारी में जो है चित्रित किया गया है। बिहार शब्द का अर्थ है, तो बिहार शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, तो बिहार शब्द का जो अर्थ है आपका वह है पर्यटन। तो क्यों इसको पर्यटन कहा गया है दोस्तों, तो 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है दोस्तों ओदंतपुरी में क्या था कि बौद्ध विहारों की संख्या क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, विहार। और कालांतर में क्या हुआ, यानी धीरे धीरे विहार को जो है बिहार कहा जाने लगा। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, पर्यटन या भ्रमण। तो ऐसे भी बिहारियों की खासियत है दोस्तों कि हर चीज़ को जो है ये खास करके नामों को तो ज़रूर से है यानी बिगाड़ करके पढ़ते हैं। अगर किसी का नाम पप्पू है तो उसको पप्पुआ कहेंगे, अगर किसी का नाम पिंटू है तो उसका पिंटुआ कहेंगे। मीन्स आ लगाना जो है बिहारियों की खासियत है, और नाम बदलना बिहारियों की स्पेशल मतलब आदत कहिए या क्या कहिए। हर घर में आपको देखोगे अगर बिहार में तो घरेलू नाम के आगे जो है आ जरूर लगता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु ये सब क्या हो जाता है, आपका वैदिक काल में इनकी पूजा आरंभ होती है। वैदिक काल कहिए या वैदिक युग। बिहार समृद्ध है, तो बिहार जो है दोस्तों हस्तकला में समृद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य है, तो कौन सा है दोस्तों, आपका महाराष्ट्र जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। तो कौन से ज़िले जो बिहार की पश्चिम जो है बंगाल की सीमा से जो है सटे हुए हैं दोस्तों, तो आपका कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज, ये तीनों जो है पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों मुंगेर गया जो है झारखंड से सीमा बनाते हैं, यानी यह जो है बिहार के जो है दक्षिणी भाग है, मुंगेर और गया। बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं। तो गया व कटिहार जो है दोस्तों आपका इसके लिए अलग अलग से जाने जाते हैं, पेय पदार्थ और प्लास्टिक के उद्योग के लिए। हर्यक व नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। तो दोस्तों हर्यक नरेश जो बिंबिसार था वो उसकी राजधानी राजगिरी या गृहस्थ थी। इसका निर्माण भी इसके द्वारा ही किया गया दोस्तों, और इसका राजधानी के रूप में प्रयोग भी इसी के द्वारा किया गया था।
महात्मा बुद्ध की सेवा में दोस्तों बिंबिसार ही क्या करते हैं, अपने जो राजवैद्य होते हैं जीवक उसको भेजते हैं। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि समकालीन जो है बौद्ध का कौन था, तो बिंबिसार थे। और जीवक को किसके सेवा में भेजा, तो आपका गौतम बुद्ध की सेवा, ये महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा। और उसने दोस्तों 52 साल तक जो है मगध पर शासन किया था। अगला है कि इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, क्योंकि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या कांग्रेस के जो भी मेंबर थे उनमें सबसे ज़्यादा जो उम्रदराज यही थे। अगला है कि इनमें से किसने आनंद मठ लिखा था। तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है आनंद मठ लिखा गया। और इसी आनंद मठ से जो है दोस्तों आपका वंदे मातरम की भी उत्पत्ति हुई। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गर्म दल और नरमपंथी ठंडे दल से अलग हुए। तो दोस्तों 1907 में जो है भारत का दो भागों में भारत में बोली कांग्रेस का जो है दो भागों में विभाजन हो जाता है, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो इसमें जो है दोस्तों यानी 1907 में सूरत में यह अधिवेशन होता है कांग्रेस का। तो वहाँ जो है अध्यक्ष पद को लेकर के जो है दोनों में गर्म दल और नरम दल में जो है भिड़ंत हो जाता है, यानी लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि मारपीट हो जाता है। और यहाँ से जो है आपका यह कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। फिर जो है 1916 में जो है कांग्रेस का फिर से जो क्या हो जाता है, यानी गर्म दल और नरम दल का फिर से मिलन हो जाता है। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की मेहनत से जो है फिर से गर्म दल और नरम दल एक हो जाते हैं, यानी कांग्रेस का जो है क्या हो जाता है, फिर से कांग्रेस में दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। अगला है कि 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों, तो श्यामजी कृष्ण के द्वारा जो है आपका 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था आपका 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस की मीटिंग में। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ये भी गर्मपंथी थे, लाला लाजपत राय ये भी गर्मपंथी थे, बिपिन चंद्र पाल भी लाला यानी गर्म दल के थे। दादा भाई नौरोजी जो थे दोस्तों ये वयोवृद्ध पुरुष थे, अभी मैंने बताया प्रश्न था इससे संबंधित। तो ये जो है आपका नरमपंथी थे, तो ये कांग्रेस में सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो आपका ए ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। और यह जो है 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में जो दोस्तों बम्बई में आपका इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। अगला है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया दोस्तों, तो आपका 26 जनवरी 1930 को जो है आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोस्तों बीपीएससी का अगर आप पूरा सेट बना लोगे तो 50% क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करता है। चलिए अगला हम देखते हैं कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों 2 सितंबर 1946 को जो है भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की जो है स्थापना की गई थी।
किसके नेतृत्व में की गई दोस्तों? तो जवाहरलाल यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है नेतृत्व में की गई थी। इसमें जो है मात्र 5 सदस्य जो है दोस्तों मुस्लिम लीग के जो है यानी बहुत अनुरोध के बाद शामिल हुए, किंतु इसका रुख रवैया क्या था दोस्तों? तो हठ धर्मिता का ही था। इसी के फलस्वरूप जो है 1947 में क्या हो गया? भारत और पाकिस्तान का यानी भारत का 2 भागों में विभाजन हो गया, आपका एक भारत और एक पाकिस्तान। अगला है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो दोस्तों कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय ना होने के कारण जो है कमीशन का विरोध किया गया। तो इसी के विरोध में दोस्तों लाला लाजपत राय की लाठियों से दोस्तों पीट करके जो है हत्या कर दी गई। तो आपका सी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन क्यों रखा? तो आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा दोस्तों दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा की गई थी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने जो 1932 में आमरण अनशन रखा था, क्योंकि वह इस तरह की व्यवस्था यानी बांटने की व्यवस्था नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि समाज को जो है सरकार के द्वारा बांटा जाए। गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य निम्न में से कौन थे? तो आपका सरदार अजीत सिंह जो है दोस्तों आपका गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। अगला है कि 1942 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों बम्बई अधिवेशन में जो है 1942 के कांग्रेस का जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। ये तो हिस्ट्री का प्रश्न था दोस्तों। अब पॉलिटी में हम लोग आ गए हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों? तो वह पीएम हो जाएगा। यानी वास्तव में जो है राष्ट्रपति को जो भी शक्तियाँ दी जाती है दोस्तों, तो वह उपभोग कौन करता है? तो पीएम यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है उसका उपयोग या उपभोग करती है। तो राष्ट्रपति जो क्या होता है दोस्तों? सिर्फ नाम मत का प्रधान या संवैधानिक प्रधान उसको कह सकते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, यह योग्यता होनी चाहिए। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, यह भी उसकी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, तो यह भी होना चाहिए दोस्तों। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह योग्यता की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए दोस्तों। तो 1 महीने के अंदर जो है आपातकाल की घोषणा जो है संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद क्या है दोस्तों? तो कैबिनेट से बड़ा निकाय जो है मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद का एक पार्ट ही होता है कैबिनेट दोस्तों। तो यह मंत्रिपरिषद क्या है? कैबिनेट से बड़ा होता है। और मंत्रिपरिषद की स्थापना क्यों होती है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री की सलाह के लिए। और प्रधानमंत्री की सलाह के लिए, तो प्रधानमंत्री किसकी सलाह के लिए होते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति के लिए। तो इसलिए राष्ट्रपति को जो है संवैधानिक प्रधान कहा जाता है। और वास्तव में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी जाती है संविधान के द्वारा जो भी शक्तियाँ दी गई है, तो उसका उपयोग कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ही करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो दोस्तों राज्यपाल का वेतन जो है किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से यह आता है दोस्तों। और अगर एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो, तो उसका जो है दोनों राज्यों से जो है आधा आधा या जो भी जिस अनुपात में भी जो है वेतन निर्धारित होगा, तो उसका निर्धारण कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का प्रधानमंत्री है, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है दोस्तों? तो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री। तो ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, हाँ में इसका जवाब होगा। तो एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। और वेतन भी इसका कैसे निर्धारित होगा? तो चूँकि राज्य के संचित निधि से इनका वेतन निर्धारित होता है। तो आपका अगर 2 राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल है तो दोनों राज्यों से जो है उनका वेतन का निर्धारण होगा। और किस राज्य से कितना होगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। अगला है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान के द्वारा यह अधिकार जो है दिया गया है। और यह अधिकार जो है अनुच्छेद 137 के तहत दोस्तों दिया गया है आपको, किसको? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसी भी आदेश की वैधानिकता का पुनरावलोकन करने की शक्ति किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा में राज्यों की प्राप्त है, यानी राज्यों को क्या प्राप्त है दोस्तों? तो आपका जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। तो किस राज्य की कितनी जनसंख्या है दोस्तों, उसी अनुसार राज्यसभा में राज्यों को सीट का बंटवारा किया गया है। अगला है कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। तो दोस्तों क्या वर्णित करता है भारत का संविधान? तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। और इसका वर्णन कहाँ किया गया दोस्तों? भाग 1 कहिए या अनुच्छेद 1 कहिए। तो भाग 1 या अनुच्छेद 1 में जो है इसका वर्णन किया गया है कि भारत क्या होगा? तो राज्यों का एक संघ होगा। अंतिम प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं दोस्तों कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो लोकसभा से लिए जाते हैं दोस्तों भारत में मंत्रिपरिषद के जो है अधिकतर सदस्य। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे लगे प्रश्न दोस्तों? अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और वीडियो को और लाइक भी कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।